जेल की कोठरी, मध्य रात्रि। कोठरी में अंधेरा है, बस एक बल्ब टिमटिमा रहा है। बाहर हल्की बारिश की आवाज और गार्डों की धीमी बातचीत। विवान अपनी माँ की तस्वीर हाथ में लिए कोने में बैठा है। विवान मन में खुद से कहता है, मैंने गद्दारी नहीं की, पर दुनिया को सच बताने का अब एक ही रास्ता बचा है, आजादी। वो अपने गद्दे के नीचे से एक छोटी सी स्टील की कील निकालता है जिसे उसने कई दिनों से छुपा कर रखा था। वो धीरे धीरे हथकड़ी की पिन को छेड़ने लगता है। उसके माथे से पसीना बहता है, पर आंखें अड़िग हैं। गार्ड बाहर से चिल्लाते हुए कहता है, अरे नरेश, तू देखा उस देशद्रोही को, कहीं नींद में मर न गया हो। तभी कदमों की आहट होती है, लेकिन विवान चुपचाप लेट जाता है। गार्ड अंदर झांकता है, देखता है कि सब सामान्य है और चला जाता है। जैसे ही उसकी आहट दूर होती है, विवान फिर से काम में लग जाता है। हथकड़ी खुलती है, धीरे से कोठरी का दरवाजा खोलने की आवाज जो उसने पहले ही ढीला कर रखा था। वो बाहर निकलता है, दीवार के साथ चिपक कर आगे बढ़ता है। सामने वॉच टावर की रोशनी है और रेन गटर से पानी बह रहा है। विवान मन में बोलता है, हर सांस अब माँ के नाम है और हर कदम मेरे देश के लिए। वो दीवार के पास पहुंचता है, लोहे के पाइप को पकड़कर ऊपर चढ़ता है। एक गार्ड दूर से उसकी परछाई देख लेता है। गार्ड चिल्लाते हुए बोलता है, अरे भाग रहा है वो, अलार्म बजाओ। अलार्म बजता है, गोलियों की आवाजें गूंजती हैं, लेकिन विवान दीवार से छलांग लगाता है और कंटीले तारों को चीरता हुआ दूसरी ओर दौड़ जाता है। पहाड़ों की तरह भारत नेपाल सीमा। काली रात, बारिश तेज हो चुकी है। विवान बूटलेस, गीला, खून से लथपथ ऊबड़ खाबड़ रास्तों से भागता जा रहा है। सामने घना जंगल और झरनों की आवाजें हैं। हवा में ठंडक है, चारों ओर हरियाली फैली है। जंगल में हर वृक्ष जैसे समय की कहानियां लिए खड़ा है। वो एक तेज चट्टान के किनारे पहुंचता है, फिसलता है और एक ढलान से लुढ़कता हुआ नीचे झील के पास गिरता है। उसका माथा पत्थर से टकराता है और सब काला पड़ जाता है। ऋषि सुधांशु की गुफा, रहस्य की पहली झलक। पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी, घने जंगलों के बीच एक झरना गिरता है और उसके पीछे छिपी है एक गुफा। वहां धुंध हर वक्त मंडराती है। उस स्थान तक पहुंचना साधारण मनुष्य के लिए संभव नहीं। गुफा के बाहर लताओं की झूलती हुई बेलें, चट्टानों पर उगे दुर्लभ औषधीय पौधे और भीतर से आती दिए की हल्की लौ की झलक। गुफा की दीवारों पर प्राचीन चिन्ह है। एक वृद्ध पुरुष, ऋषि सुधांशु, ध्यानावस्था में बैठा है। उनकी आंखें अचानक खुलती हैं। ऋषि सुधांशु धीरे से कहते हैं, काल ने फिर संकेत दिया है, आगंतुक आ चुका है। वो उठते हैं, अपनी छड़ी लेते हैं और बाहर बारिश में निकल पड़ते हैं। कुछ ही दूर पर एक झाड़ी के पास विवान बेहोश पड़ा है। उसका सिर खून से भीगा है। बर्फीले जंगल में झाड़ियों के पीछे एक घायल शरीर पड़ा है। विवान, उसके होंठ सूखे हुए हैं, उसके होश उड़ते हैं। ऋषि सुधांशु कहते हैं, जिसे संसार ने त्यागा, उसे समय ने पुकारा है। वो विवान को अपनी कंधे से उठाकर गुफा में लाते हैं। उसके घावों पर दुर्लभ औषधियों का लेप लगाते हैं, माथे पर भस्म और गंगा जल से तिलक करते हैं। फिर वे अग्निकुंड के सामने बैठते हैं। वह विवान को उठाकर एक रहस्यमयी गुफा में ले जाता है, जो पहाड़ी के सबसे ऊंचे शिखर के पीछे छुपी हुई है, झरने के भीतर। गुफा में दीपक जल रहे हैं, एक तरफ अग्निकुंड और दूसरी तरफ कुछ प्राचीन ग्रंथों का ढेर। ऋषि सुधांशु धीरे से कहते हैं, हे अनजाने पथिक, जीवन की डोर अभी टूटी नहीं है। उठो, तुम्हारा पथ बाकी है। वेदों से एक मंत्र गूंजता है, लहरों सा फैलता है। ऋषि सुधांशु मंत्र जपते हैं, एयुएम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान मृत्योर्मुक्षीय मामृतात् एयुएम कालाय नमः, एयुएम विष्णवे नमः, एयुएम त्रिकालज्ञाय नमः। होश में आना और रहस्योद्घाटन। अगली सुबह दिया की लौ से कमरे में रोशनी है। विवान की आंखें खुलती हैं। वो चौंकता है, हाथ पैर हिलाता है। सामने ऋषि सुधांशु। विवान की आंखें धीरे धीरे खुलती हैं। उसे गले में पट्टियां बंधी मिलती हैं। उसकी सांसें भारी हैं। सामने ऋषि सुधांशु खिचड़ी बनाकर लकड़ी की कटोरी में उसके सामने रख देते हैं। ऋषि सुधांशु विवान से कहते हैं, ले लो पुत्र, यह शरीर को बल देगा। विवान कमजोर स्वर में उनसे पूछता है, मैं कहाँ हूँ? आप कौन हैं? ऋषि सुधांशु विवान को बताते हैं, तुम वहां हो जहां से सत्य की यात्रा शुरू होती है, और मैं वह हूँ जो तुम्हें समय के द्वार पर ले जाने आया हूँ। मैं हूँ ऋषि सुधांशु, तपस्वी, समय साधक और प्राचीन ज्ञान का प्रहरी। तुम नेपाल के उत्तर पूर्व सीमा के जंगल में हो, जहाँ आज तक कोई जीवित लौटकर नहीं आया। विवान उनसे पूछता है, आपने मुझे बचाया कैसे? ऋषि सुधांशु मुस्कुराकर कहते हैं, जो स्वयं सत्य के लिए जूझ रहा हो, उसे समय स्वयं बचा लेता है। अब तुम बताओ पुत्र, तुम यहाँ तक कैसे पहुँचे? विवान धीरे से सिर उठाता है, आंखें बंद करता है और गहराई से सांस लेकर बताने लगता है। विवान ऋषि सुधांशु को बताता है, मैं एक सैनिक हूँ, भारतीय सेना में। देश की रक्षा मेरा धर्म था और है, पर मुझ पर झूठा इल्जाम लगा कि मैंने देश की गोपनीय जानकारियां दुश्मन तक पहुंचाई। देशद्रोह का आरोप, मुझे फांसी की सजा सुनाई गई, लेकिन मैंने भागने का निर्णय लिया क्योंकि मैं गुनहगार नहीं हूँ, मैं निर्दोष हूँ। मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी सच्चाई को साबित करूँ। विवान उनसे कहता है, मुझे मदद चाहिए,
मुझ पर झूठा आरोप है, मैं निर्दोष हूँ, मैं देश का गद्दार नहीं। ऋषि सुधांशु कुछ क्षण चुप रहते हैं, फिर अपनी आंखें बंद करते हैं। ध्यानमग्न मुद्रा में उनके माथे पर तेज दिखाई देने लगता है। ऋषि सुधांशु कहते हैं, जैसा मुझे दिख रहा है यह सब यूं ही नहीं हो रहा पुत्र। यह सिर्फ वर्तमान का दोष नहीं, यह तुम्हारे पूर्व जन्म के अधूरे कर्मों का परिणाम है। जिस अतीत से तुम अनजान हो उसी की डोर से तुम्हारा आज का समय बंधा है, और जब तक वह अतीत नहीं बदलेगा तुम्हारा वर्तमान कभी नहीं सुधरेगा। ऋषि सुधांशु कहते हैं, तुम्हारा सत्य केवल तुम्हारा नहीं है विवान, वो समय का ऋण है जिसे चुकाने तुम आए हो। विवान हैरान होते हुए पूछता है, क्या मतलब? आप कह रहे हैं ये सब कुछ मेरे पिछले जन्म की वजह से हो रहा है? ऋषि सुधांशु गंभीरता से कहते हैं, हाँ, तुम्हारी आत्मा समय की सीढ़ी से जुड़ी है। तुम्हें अपने अतीत में जाना होगा और वहां जो अन्याय अधूरा रह गया था उसे सही करना होगा। तभी यह जीवन और यह इल्जाम दोनों मुक्त होंगे। विवान ऋषि सुधांशु से पूछता है, पर मैं कैसे जाऊंगा अतीत में? और अगर मैं किसी और के शरीर में गया तो मेरा खुद का शरीर, इसका क्या होगा? ऋषि सुधांशु धीरे से मुस्कुराते हुए कहते हैं, तुम्हारा शरीर इस गुफा में मेरी सुरक्षा में रहेगा। जब तक तुम्हारा कार्य पूर्ण नहीं होगा मैं इसे सुरक्षित रखूंगा। अब सुनो, मैं तुम्हें भेज रहा हूँ नेपाल के ही एक पुराने नगर काठमांडू के प्राचीन युग में। वहाँ एक योद्धा कवि महर्षि था जो युद्ध कला, कविता और ज्ञान में अद्वितीय था। उसका नाम था यूसेन। विवान पूछता है, वो अब है कहाँ? ऋषि सुधांशु विवान को बताते हैं, वो मृत्यु को प्राप्त हो चुका है, पर उसका शरीर अभी भी सुरक्षित है और अब तुम्हारी आत्मा उसी शरीर में प्रवेश करेगी। विवान धीमे स्वर में पूछता है, और फिर? ऋषि सुधांशु कहते हैं, फिर तुम वही बनोगे यूसेन। तुम उसके जीवन में वो अधूरा युद्ध, अधूरी कविता और अधूरी नियति पूरी करोगे, और जब तुम वहां अपने कर्म से उस अतीत को सही कर दोगे तुम्हारा आज का दोष मिट जाएगा। विवान व्याकुल होकर ऋषि सुधांशु से पूछता है, अगर मैं भूतकाल में गया तो वहां करूंगा क्या? और मेरे इस वर्तमान पर लगे झूठे इल्जाम का क्या होगा? मैं खुद को बेगुनाह कैसे साबित करूंगा? ऋषि सुधांशु धीरे और गूढ़ता से कहते हैं, जिस सत्य की खोज तुम्हें वर्तमान में करनी थी उसका उत्तर भूतकाल में छिपा है। उस योद्धा की आत्मा में उतरकर तुम उस घटनाक्रम का हिस्सा बनोगे जो आज के षड्यंत्र की जड़ है। विवान धीरे धीरे समझते हुए कहता है, तो मेरे ऊपर जो आरोप है वो किसी साजिश की परछाई है जो अतीत से अब तक चली आ रही है। ऋषि सुधांशु कहते हैं, ठीक समझे। जब तुम भूतकाल में सत्य को बदलोगे तो भविष्य अपने आप बदल जाएगा। तुम्हारा वर्तमान शरीर यहाँ सुरक्षित रहेगा जब तक कार्य पूर्ण न हो, और जब समय बुलाएगा तुम लौटोगे निर्दोष, उज्जवल और स्वाभिमानी। विवान धीरे से सिर झुकाता है और कहता है, मैं तैयार हूँ, मुझे भेजिए। जहाँ मेरी आत्मा की अग्नि जलनी चाहिए वहीं जलने दीजिए। ऋषि सुधांशु दीपक जलाते हुए मंत्र उच्चारण करते हैं। ऋषि सुधांशु अपनी छड़ी उठाते हुए मंत्रोच्चार शुरू करते हैं। एयूएम त्रिकालाय नमः, एयूएम आत्मानं काल संधानाय स्वाहा, एयूएम प्राचीनाय देहाय प्रवेशाय स्वाहा, एयूएम अतीतानुचिंतनाय जागृताय नमः। ऋषि सुधांशु अग्निकुंड में औषधियां डालते हैं। गुफा कांपने लगती है, हवाएं तेज हो जाती हैं। विवान की आंखें बंद होती हैं, शरीर से प्रकाश निकलता है। गुफा की दीवारें हिलने लगती हैं, प्रकाश की लहरें यूसेन के चारों ओर फैलती हैं। उसका शरीर स्थिर होता है, आंखें बंद होती हैं, आत्मा मुक्त होती है। दृश्य धुंधला होता है और फिर पूरी गुफा रोशनी से भर जाती है। जिस शरीर को मरकर भी जला नहीं गया, अब उसमें एक ऐसी आत्मा प्रवेश कर चुकी है जिसने अपने ही देश के सामने झुकने से इनकार कर दिया था। पर ये आत्मा अब एक योद्धा के अतीत में सांस ले रही है, जहां युद्ध सिर्फ तलवारों से नहीं समय से लड़ा जाएगा। और ये सवाल अब और भी बड़ा है, क्या ये आत्मा अपने शरीर को वापस पाएगी या इतिहास फिर एक निर्दोष को मिटा देगा? अगले एपिसोड में यूसेन की आंखें खुलती हैं और त्रिकाल की अग्नि जल उठती है।